हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्टर्स बैच का हमारा आज 11वां दिन है और 10 दिन के जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, आशा करते हैं आप लोगों ने उन सभी के सभी लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ओम्स लॉ अर्थात ओम का नियम। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसी छोटी छोटी बातें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओम्स लॉ है क्या, और साथ ही साथ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस किस बात पर निर्भर करता है और विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। ये इतने टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक भी टॉपिक को आप मिस मत करिएगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले ओम का नियम क्या है, आराम से समझेंगे। सारे के सारे टॉपिक अच्छे से हम लोग क्लियर करते चलेंगे बच्चों। ओम का नियम, ओम का नियम जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बच्चों क्या, ओम्स लॉ। क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। देखो, ओम्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, ओम नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बट वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है। हमें ओम्स लॉ का जो कंक्लूजन था, उन्होंने जो रिजल्ट ला करके डिस्कस किया था, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया कि किसी भी सर्किट में जो फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों। इस इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। और मान लीजिए कि उस सर्किट में जो विभवांतर है, विभवांतर का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये सारे के सारे टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। विभवांतर जो है बच्चों, सपोज कर लीजिए कि वो विभवांतर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बच्चों। अगर उन्होंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V हो, ध्यान समझिए, उन्होंने बोला किसी भी सर्किट में V पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अगर उस सर्किट में I इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, तो उन्होंने बताया कि किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, जो विद्युत धारा बहती है, वो विद्युत धारा उसमें उपस्थित वोल्टेज पर डिपेंड कर, जितना ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पर मिलेगा उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही इंटेंसिटी की, उतनी ही तीव्रता की इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करती है। इन अदर लैंग्वेज, मैथमेटिकली उन्होंने बोला कि किसी भी परिपथ में जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके समानुपाती होता है। अर्थात उनका कहने का क्या मतलब था, देखिएगा बच्चों, समझते चलिएगा। अर्थात उन्होंने ये बोला कि सर जो विभवांतर होता है, जो विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है सर किसके? विद्युत धारा के। विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है किसी भी सर्किट में। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसे उन्होंने बताया था। जैसे आपके एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि ओम के नियम को पालन करने के लिए कौन कौन सी शर्तें ज़रूरी हैं। तो नंबर पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो कंडक्टर है, जिस कंडक्टर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वह कंडक्टर एक ओमिक कंडक्टर होना चाहिए, मतलब जो ओम के नियम का पालन करने वाला हो। बातें समझ में आ रही हैं? और इसी के बेसिस पे कहा भी जाता है कि ऐसे कंडक्टर, ऐसे सुचालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उनको ओमिक कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने बता दिया कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा, अर्थात V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों? I के होगा। ऐसा इन्होंने बताया, किसने? ओम ने। अब देखो, इसमें फिजिक्स में जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो वहाँ पर एक क्या आएगा? कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया K, बट यहाँ पर उस कांस्टेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? R। R माने क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध होता है। V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू आर आई। R ऐसे भी लिखते हैं V इक्वल टू आई आर, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, I नीचे लेके आते हैं, V अपान आई इज इक्वल टू आर। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है वो बच्चों क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसी R को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये क्या है?
एक कांस्टेंट, एक क्या है कांस्टेंट। ये किस किस बात पर डिपेंड करता है ये हम लोग अभी आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम ये बताता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। उसमें बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा विभवांतर से किस प्रकार से संबंधित है, तो आप बताएंगे कि बहने वाली जो धारा है वो विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। उसमें डायरेक्टली रिलेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, बढ़ेगी, और वो घटेगा तो वो भी क्या होगी, घटेगी। अगली चीज ये है बच्चों कि प्रतिरोध क्या होता है, V/I, यही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पर एक नई चीज सीखिए आप लोग, R जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है और किस किस बात पर ये डिपेंड करता है, और साथ ही साथ इसकी यूनिट के बारे में भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखा है रेजिस्टेंस और उसको हिंदी में लिखा है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब जो रोधक उत्पन्न करे, जो प्रतिरोधक हो, रोधक माने अवरोध उत्पन्न करे, वही क्या है, प्रतिरोध है बच्चों। तो प्रतिरोध का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसी की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करना का अपोज करना, उनको रोकने का जो प्रयास करता है, उनका जो विरोध करता है, उसी को बच्चों रेजिस्टेंस कहा जाता है, उसी का प्रतिरोध कहा जाता है। तो प्रतिरोध क्या है, आप कह सकते हैं प्रतिरोध जो है वो किसी भी चालक का, किसी भी कंडक्टर का वह गुण है जिसके कारण वह अपने में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसमें रोकने की प्रवृत्ति रखता है, उसमें टेंडेंसी रखता है, उसी को प्रतिरोध, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। समझ में आ गई बातें। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, इसका मात्रक क्या होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है हमारा, उसकी यूनिट बच्चों क्या होती है, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए। आप कहोगे चूंकि R = V/I होता है, ध्यान दो बच्चों, R = क्या होता है, V/I होता है। ये R क्या है, हमारा प्रतिरोध है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ R = यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन यूनिट ऑफ I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। यही तो लिखेंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो आप मिलेगा यहाँ पर यूनिट ऑफ R = यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर, वोल्ट होता है, और इसका क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पियर होती है। क्लियर हो गई बातें। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ओम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए रेजिस्टेंस की एक यूनिट बच्चों ओम भी होती है, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है। देखो इस तरीके से बनता है। जैसे किसी भी रेजिस्टेंस का प्रतिरोध अगर 5 ओम है तो ऐसे लिखा जाएगा 5 ओम, 10 ओम है तो कैसे लिखा जाएगा 10 ओम ना, 11 ओम है तो कैसे लिखा जाएगा 11 ओम। क्लियर हो गई बातें। तो आप लोग समझ गए बच्चों कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर होती है। लेकिन इसी वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम भी कहते हैं। अब अगला टॉपिक है बच्चों, कभी कभी आप लोगों से पूछेगा कि 1 वोल्ट माने 1 ओम क्या होता है। कभी कभी 1 ओम की डेफिनेशन आप लोगों से पूछ सकता है, तो उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लेक्चर हम आपको आज प्रोवाइड करा रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 1 ओम की। R = बच्चों V/I होता है। अब ध्यान समझो, यहाँ पर इफ V = 1 वोल्ट कर दें और I = 1 एम्पियर कर दें, देन देखो आपको क्या मिलेगा, R = 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर मीन्स R = 1 वोल्ट पर एम्पियर मिलेगा, जिसको R = हम 1 ओम कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर में, ध्यान देना बच्चों,
किसी भी कंडक्टर माने किसी भी सुचालक में अगर उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट के कारण जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है अगर वो 1 एम्पियर हो तो उस वायर का उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1 ओम होगा। समझ में आ रही बात ना, सिंपल है भाई। जहां पर वोल्ट है वहां पे 1 वोल्ट कर दिया गया, आई की जगह पे 1 तो 1/1 हो गया, R = 1 हो गया। तो समझ में आ गई होगी बातें बच्चों की 1 जो ओम होता है वो कब आता है, 1 ओम तब आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जो होगी बच्चों कितना वहां पर बहेगी, इलेक्ट्रिक करंट भी 1 एम्पियर अगर वहां पर फ्लो करेगी तो उस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध जो होता है माने जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन चीज़ों पर वो बच्चों क्या करता है, डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता, किस किस टॉपिक पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, माने किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, इस बात पर हम लोग बच्चों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर कोई वायर है, कोई कंडक्टर है तो वो मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा, पतला है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा, अगर वायर लंबा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हम किसी भी वायर की लेंथ को डबल कर दें तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा। रेजिस्टेंस क्या है, उसमें जो बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसका अपोज करने की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, जो गुण है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझिएगा, किसी भी चालक तार का, किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला बच्चों, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर, लंबाई पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर या कंडक्टिंग वायर, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा होता है बच्चों एरिया क्रॉस सेक्शन, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। और तीसरा है बच्चों मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सुनते चलिएगा सभी लोग, क्या बताया हमने कि किसी भी चालक तार का, किसी भी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर पहला चालक तार की लंबाई पर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, तीसरा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, माने वह कंडक्टर किस मटेरियल का, किस पदार्थ का वो बना हुआ है। लेंथ का मतलब तो समझ ही रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब जैसे वायर होता है बच्चों वो सिलेंड्रिकल होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये वाले एरिया की बात हो रही है। देखो ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको इतना, ये इसकी जो मोटाई है उसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है, उसकी बात कर रहा है। तो कहने का मतलब किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है माने वायर मोटा है, ये एरिया ज़्यादा होगा तो मोटा होगा, ये एरिया कम होगा तो मतलब वायर क्या होगा बच्चों, पतला होगा। तो इन 3 बातों पर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का क्या बच्चों, रेजिस्टेंस। नंबर पहला लंबाई पर डिपेंड करेगा, लंबाई कम ज़्यादा अगर होगी तो किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध कम ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माने अगर वायर मोटा पतला होगा तो उस सिचुएशन में भी चालक तार का प्रतिरोध उस पर डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करेगा। अगली चीज़ मटेरियल, वह वायर किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर वायर है, आयरन वायर है, एल्युमिनियम का है, किस धातु का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, इस बात पर भी वो डिपेंड करता है। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कैसे कैसे डिपेंड करता है। देखिएगा, समझिएगा बच्चों। नंबर पहली चीज़ बताया जाता है कि जो चालक का प्रतिरोध R होता है वो उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर पहला रिलेशन समझते चलना बच्चों, मतलब किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समझते चलना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या बताया हमने आपके साथ
कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होगा उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर इसका मतलब क्या है? चालक तार की लंबाई के समानुपाती होने का मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रही बात ना? चालक तार की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वायर ज़्यादा लंबा है, मतलब दो वायर अगर हमारे पास दिए गए, एक वायर 5 मीटर का है, एक वायर 10 मीटर का है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? 10 मीटर वाला जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, माने उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो दूसरी चीज, जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझिएगा ध्यान से। इनवर्सली का मतलब ये है कि अगर एरिया इंक्रीज करेगा, अगर उस वायर का एरिया इंक्रीज करेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर उसका एरिया डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब अगर तार मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तार पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। पतला का मतलब ये कम हुआ, पतला का मतलब ये कम, और ये कम तो ये ज़्यादा। मोटा का मतलब ये ज़्यादा तो ये क्या कम, क्योंकि उल्टा रिलेशन यहाँ पर मिल रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है, उसका जो रेजिस्टेंस है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये तो आपको समझ में आया था। उसके बाद ये भी आपको समझ में आ गया कैसे निर्भर करता है। तो चालक तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, इन दोनों रिलेशन को, रिलेशन फर्स्ट और सेकेंड को मिला लिया जाता है। फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं? मिला लेते हैं। जब मिलाते हैं तो मिलता है, यहाँ लिख देंगे हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड को बच्चों हम यहाँ पर मिलाते हैं तो मिलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब सुनो भाई, जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, R इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट रो आता है बच्चों, और रो R इक्वल टू रो L अपान O होता है, L अपान A होता है, रो RHO रो। ये जो है बच्चों यह एक कांस्टेंट, ये क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम स्पेसिफिक, ध्यान देना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान देना, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को बच्चों रजिस्टिविटी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो रो की वैल्यू है बच्चों, वो मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करता है, कि मतलब जो वायर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसी मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से कंप्लीट आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारा R है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहला उसकी लंबाई पर, दूसरा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तीसरा रो मतलब मटेरियल जो होगा उसका, उस पर वो डिपेंड करता है। रो की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अभी वो आप लोगों से यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, और आगे क्लास में जाएंगे इलेक्ट्रिकल से, आप डिप्लोमा वगैरह करेंगे तो उसके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब कभी कभी आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई रजिस्टिविटी जो होती है वो एक कांस्टेंट ही है, या हम लोग रजिस्टिविटी को डिफाइन भी कर सकते हैं। नोट्स आप लोग बना रहे होंगे ना, रजिस्टिविटी को क्या हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि रजिस्टिविटी होती क्या है, कैसे उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों देखो, रजिस्टिविटी के जो दूसरा नाम है रजिस्टिविटी का, उसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है। माने ये है तो प्रतिरोध ही है, तो ये रेजिस्टेंस ही, लेकिन एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है। तो किस स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको रिलेशन मिला है R इक्वल टू रो L अपान A। हमें डिस्कस किसके बारे में करना है? रो के बारे में। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इधर ला के भेजोगे तो रो इक्वल टू RA अपान में बच्चों कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, हम इस रो को डिफाइन करना चाहते हैं कि ये जो रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध जो है, ध्यान दो, जो हमारा ये बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ये क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। समझना बच्चों, यहाँ कहेंगे इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल टू 1 मीटर।
इसका मतलब क्या हुआ सर, हम जिस इलेक्ट्रिक कंडक्टर की, जिस विद्युत चालक की हम बात कर रहे हैं, उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है 1 मीटर स्क्वायर। माने एक ऐसा सिलेंड्रिकल वायर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है 1 मीटर स्क्वायर है और उस वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। देन देखो क्या होने वाला है, R इक्वल टू रो इंटू 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रो इक्वल टू बच्चों क्या मिल जाएगा आपको, R। इसका मतलब ये हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर हो गया। इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध भी एक प्रकार का प्रतिरोध है जब वो उत्पन्न होता है उस सिचुएशन में उस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले 1 मीटर लंबे वायर के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, उसी रेजिस्टेंस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर सुन लीजिए, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड 1 मीटर लेंथ वायर इज नोन एज इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई बात। मतलब जैसे अगर हमारे पास ये वायर है, ये कितना है, 1 मीटर है और इसका जो एरिया है यहाँ वाला वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे या उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्लियर हो गई बातें आप लोगों को बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स की ओम्स लॉ क्या होता है, जो आपको समझ में आया होगा। ओम्स लॉ में एक नई चीज निकल कर के आती है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। हमने आपके साथ डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स कि रेजिस्टेंस होता क्या है, आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ओम्स लॉ आपको कंप्लीट समझ में आया या नहीं आया। अगर ओम्स लॉ आपको कंप्लीट समझ में आ गया हो तो कल हम लोग ओम्स लॉ के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे ओम्स लॉ कंप्लीट समझ में आ जाएगा और उसके बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।